हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग द लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एंड आई मस्ट टेल यू दैट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस are the most basic type of differential equations that you will study. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं। Actually, we have two types of standard forms for first order ODE. और वो क्या है? एक है हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म और एक है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म। अब सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव फॉर्म क्या होती है। डेरिवेटिव फॉर्म आपकी वही है जो आपने एक्सप्लिसिट फॉर्म की थी। जी हाँ, दिस वन इज dy by dx is equal to f of x, y। ठीक है, यानी जिसमें हम डेरिवेटिव जो होता है हमारा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, तो जो आपका डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। ठीक है, और जो बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सारी आपके पास राइट हैंड साइड पर होंगी। तो ये जो हमारी फॉर्म होती है एक्सप्लिसिट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव फॉर्म। ठीक है, ये हमारी वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जो सेकंड है दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म। ये आपके पास जो है एक तरह से न्यू रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो ये m है, ये जो m है, दिस कैन बी फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों का फंक्शन हो सकता है। और इसी तरह जो ये n है, यानी जो dy का कोएफिशिएंट है n, ये भी आपका x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है। फंक्शन होने का मतलब क्या है कि जो dx का कोएफिशिएंट है, वहां पर उस कोएफिशिएंट में x की एज वेल एज y की दोनों की टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो ये dy का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी आपके पास x और y दोनों की टर्म्स हो सकती है। फाइन, तो ये दो जो है हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म्स। फाइन, अच्छा अब उसके बाद क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम ये पूछें कि जो ये दो फॉर्म्स हैं, क्या हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, और यही हमने करना है अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें डेरिवेटिव फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम एक डेरिवेटिव फॉर्म लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डेरिवेटिव फॉर्म ली, हमने एग्जांपल लिया dy by dx is equal to 3 times x cube plus 2y whole divided by minus x square plus y square। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बताऊं कि अगर आपको इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको मैथमेटिकली एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टाइप से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डी एक्स के साथ अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी जो न्यूमरेटर में है ये डी एक्स का कोएफिशिएंट बन जाएगा, ये m हो जाएगा आपका, और जो dy के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका एक तरह से n हो जाएगा। हाँ, बस थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों टर्म्स को फिर बाद में एक साइड में लेकर भी आना है ना, क्योंकि जो डिफरेंशियल फॉर्म में वो होती है वो क्या होती है आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स की टर्म्स जो है वो एक साइड में होगी और जो डी वाई के साथ है वो टर्म्स दूसरी साइड में होगी। तो बस आपको इतना करना है कि जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आपको दोनों टर्म्स को यानी dx और dy दोनों को एक साइड में ले आना है। तो उससे क्या होगा, जो भी आप टर्म दूसरी साइड में लेकर जाएंगे बस उसका साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो आपके पास अब देखिए इस फॉर्म से ये सीधा सीधा इजीली हमें क्या मिल गई यहाँ, डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी हमने जो dy by dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y था उसको हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर लिया। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे, वो गिवन होगी, और हमें उसको जो है डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, ये एक तरह से कौन सी फॉर्म है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 यानी डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब डेरिवेटिव फॉर्म चाहिए, यानी हमें क्या करना है, dy by dx डेरिवेटिव को एक साइड में लिखना है
और बाकी जितने भी टर्म्स विदाउट डेरिवेटिव हैं उन सबको दूसरे साइड में लेकर जाना है। तो क्या करें, सबसे पहले आप ये जो टर्म है इस टर्म को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ले जाकर उसके बाद ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके dx के और dy के, इनको आप एडजस्ट कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। और मतलब जैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी है आप इन्हें एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद dy by dx को एक साइड में रखिए और बाकी सारी टर्म्स जो होंगी वो आपकी दूसरे साइड में आ जाएगी और आपके पास इजीली ये डेरिवेटिव फॉर्म आपको मिल जाएगा। फाइन, तो इस तरह से हम दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स को एक दूसरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए, जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म आपको चाहिए उस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं कि टोटल डिफरेंशियल का क्या मीनिंग है। टोटल डिफरेंशियल आई थिंक आप लोगों ने शायद 12th क्लास में टोटल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ा होगा, जिसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, ओके लेट मी शो यू द डेफिनेशन। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, ओके। तो अब क्या है, क्योंकि वो फंक्शन उन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम फिर f में चेंज देखते हैं, तो वो जो आपको डिफरेंशियल मिलता है वो टोटल डिफरेंशियल नहीं होता, क्योंकि आप उसे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं। तो अगर मुझे f में टोटल डिफरेंशियल चाहिए तो मुझे ये देखना होगा कि f का जो डिफरेंशियल है वो उसके मतलब जिन भी वेरिएबल्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है उन सभी वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करके उन सब की एडिशन जब मैं लूंगी, यानी सबका जब मैं टोटल इफेक्ट देखूंगी तो मुझे मिलेगा f का टोटल डिफरेंशियल। ओके, तो ये तो हुआ जस्ट लेमैन की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। मैथमेटिकली हम इसको कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे, देख लेते हैं। मान लीजिए हमने जो फंक्शन है वो ले लिया कैपिटल F, ये दो रियल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इनका फंक्शन है, वो वेरिएबल्स हैं हमारे, हमने वो वेरिएबल्स लिए हुए हैं यहाँ पर, एक तो x लिया हुआ है और एक हमने यहाँ पर y लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो है ये दो वेरिएबल्स यहाँ कंसिडर किए हैं। ओके तो एक तो क्या है कि अगर f इन दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर हम इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालें तो सबसे पहली बात तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए, और f क्योंकि दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर और y के ऊपर, तो यानी उसका विद रिस्पेक्ट टू x भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू y भी जो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक तो ये दोनों आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, और दूसरी बात ये जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं वो आपके कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। ओके, और ये कहाँ कंटिन्यूअस, क्योंकि आपको पता है जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कोई डोमेन तो होता है ना, यानी कोई रीजन तो होता है जहाँ पर आप काम करते हैं। तो मान लीजिए जो डोमेन आपने लिया है वो डोमेन आपने ले लिया कैपिटल D, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या कंडीशन यहाँ पर रखी है कि जो हमारा फंक्शन कैपिटल F है, जो कि दो वेरिएबल्स x और y जो कि रियल वेरिएबल्स हैं उनका फंक्शन है, तो ये फंक्शन डोमेन D में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटेन करे, और दूसरी बात दोनों जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इसके वो दोनों कंटिन्यूअस हो। अगर ऐसा होता है तो हम f का टोटल डिफरेंशियल डिफाइन कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज df इक्वल टू del f by del x into dx plus del f by del y into dy। ओके, जो फर्स्ट टर्म है आपकी ये तो हो गया आपका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो सेकंड टर्म है ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, और जब दोनों की हम एडिशन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल डिफरेंशियल ऑफ f, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x and y both, and this is valid for all x and y belonging to the domain D। ओके, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल हम लेते हैं समझने के लिए। तो मान लीजिए जो फंक्शन हमें गिवन है वो फंक्शन है हमारा f of x, y is equal to 2x square plus x cube y square, and this function is defined for all real x and y। ठीक है,
तो टोटल डिफरेंशियल के लिए आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि क्या इस फंक्शन के दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं क्या वो कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, तो देखिए डेल डेल एफ बाय डेल एक्स देखते हैं, पहले डेरिवेटिव देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं फाइंड आउट करूं डेरिवेटिव तो क्या होगा, यहाँ से तो आएगा 4x और यहाँ से आपके पास आएगा क्या, इट विल बी 3y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फाइन। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये क्या बना आपका, पॉलिनोमियल बना, किसमें, x और y में। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, तो यानी कि इसका जो डेल एफ बाय डेल एक्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू x और कंटिन्यूअस भी है। इसी तरह से आप विद रिस्पेक्ट टू y देख लीजिए, सेम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो डेल एफ बाय डेल y क्या आएगा, फर्स्ट टर्म से तो जीरो आ गया, और सेकेंड टर्म से क्या आएगा आपके पास, सेकेंड टर्म से मुझे विद रिस्पेक्ट टू y मिलेगा यस 2 टाइम्स x क्यूब y। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बना डेल एफ बाय डेल y का वो भी क्या फॉर्म है, कौन सा फंक्शन बना, यस दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन f है हमारा, ये फंक्शन f जो है वो टोटल डिफरेंशियल की टोटल डिफरेंशियल इसका एग्जिस्ट करे उसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है उसको सेटिस्फाई करता है। यानी इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर वो एग्जिस्ट भी करते हैं एज वेल एज कंटिन्यूअस भी हैं। तो हम इसका टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, df इक्वल टू डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डी वाई। और ये आपने यहाँ पर ये आपको पता ही है, आपने अभी मैंने आपको बताया ऊपर, तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई, बस सिंपल। तो ये जो df की वैल्यू आई है आपकी फॉर ऑल रियल x एंड y, दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल डिफरेंशियल फॉर द फंक्शन f। ओके, so after learning the total differential, now we will introduce the concept of exact differential, right? आपने पीछे देखा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी डिफरेंशियल इक्वेशन के, भी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंशियल फॉर्म थी हमारी उसमें लेफ्ट हैंड साइड में इस टाइप का एक्सप्रेशन था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इस टाइप का एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस एक्सप्रेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे डोमेन डी में, कब, कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर पाए एज अ टोटल डिफरेंशियल, यानी अगर हम इसे टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, अब टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना हो, मतलब क्या होना चाहिए, वो तो होता है डी ऑफ सम फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक फंक्शन आना चाहिए, इस एक्सप्रेशन के लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए such that d of that function यानी total differential of that function should be equal to this expression। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा इन अ डोमेन डी अगर हमारे पास एक फंक्शन कैपिटल F सपोज ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y एग्जिस्ट कर जाए such that ये जो एक्सप्रेशन है mdx plus ndy that should be equal to df, yes, total differential of f, and this should be true for all x y belonging to the domain D। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी। और अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन mdx and dy को d of f की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो जैसे d of f इसको इंटीग्रेट करना कितना इजी है, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज f प्लस सम कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर जो है हमारा कैसे पॉसिबल होगा, यानी ये डी ऑफ एफ जो है वो कैसे पॉसिबल होगा। ओके, आप ये बताइए ये जो एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो ये इसमें जो मेन रोल है वो किसका है,
मेन रोल है आपका m का, ठीक है, और n का। तो एक तरह से मुझे m और n के लिए ऐसी कंडीशंस चाहिए कि वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो हमें ये फंक्शन f ऐसा मिल जाएगा कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे वो कंडीशंस चाहिए m और n के लिए, डोमेन D में चाहिए वो कंडीशंस। देखते हैं कैसे होगा। आपने कहा कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी एफ के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और यहीं से हम कोई कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं। फाइन, आप कह रहे हो कि एफ किसका फंक्शन है, एक्स का और वाई का, और यहाँ आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, डी एफ चाहिए। तो हमें पता है कि डी एफ की वैल्यू क्या होती है। अगर आपके पास ये एफ है तो आपको पता है डी एफ की वैल्यू क्या होती है, तो आप यहाँ पर डी एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने जब डी एफ की वैल्यू पुट की तो क्या आएगा राइट हैंड साइड में, यस, यू विल गेट del f by del x into dx plus del f by del y into dy। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी टाइप का एक्सप्रेशन है dx dy का, और राइट हैंड साइड में भी उसी टाइप का एक्सप्रेशन है। नाउ वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ dx एंड dy। इन दोनों के कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। जब इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्या कि m जो है दैट शुड बी इक्वल टू del f by del x, और जो n है दैट शुड बी इक्वल टू del f by del y, एंड this should be true for all x and y in the domain G। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन के बाद अब हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, हमने क्या किया यहाँ पर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ हमने ये वर्ड अटैच कर दिया है इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पता है किसी एक्सप्रेशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे इजीएस्ट क्या है, मतलब अगर हमें कुछ भी न्यू टर्म, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करना है, जस्ट इसी एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, क्या करेंगे आप, उसे आप इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, है ना। तो मान लीजिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, फाइन। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम इसे इक्वल टू 0 पुट कर दें। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन से जो इक्वेशन बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे, यस, दिस विल बी आवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइन। और वैसे हमारा पर्पस तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करने का है ना, तो ये एक तरह से हमने इंट्रोड्यूस कर लिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके साथ हमने एक टर्म अटैच कर दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसका हम यूज करेंगे फर्दर इन ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के जो इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन में, फाइन। तो अब हम देखेंगे कि कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी आर्बिट्रेरी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके एग्जैक्ट होने की क्या कंडीशन है, यानी आप कब कह सकते हो कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, है ना। और ये जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, यस, डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। शुरू में हमने सीखा था। तो मान लीजिए आपने जो भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने उसको डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जहां पर ये जो m और n है हमें पता है कि दीज आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो हम ये कह रहे हैं कि जो m और n है इन दोनों के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आपका जो भी डोमेन आपने लिया है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, उस रेक्टेंगुलर डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, रेक्टेंगुलर डोमेन का अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो किसी भी पॉइंट को आप कैसे शो करोगे, x, y से, है ना। कोई भी पॉइंट जो रेक्टेंगुलर डोमेन में होगा उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x और y होंगे। तो अगर इस रेक्टेंगुलर डोमेन D के हर एक पॉइंट के ऊपर m और n दोनों के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं एज वेल एज कंटिन्यूअस है, हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, ठीक है।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो उसका सोल्यूशन निकालना बहुत इजी होगा। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वो कंडीशन कैसे फाइंड आउट करें, मतलब हम कैसे चेक करें कि ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप कहोगे मैम हमें तो पता ही है कि एग्जैक्ट कब बनेगी। अगर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर ये एग्जैक्ट हो जाए, ठीक है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। पर तुम मुझे एक बात बताओ, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट होगा अगर हम इसे टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन दिखा पाए f, है ना। तो वो f फंक्शन आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, वो भी तो एक क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो वो भी एक दूर की बात है। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, वो तो एक्सप्रेशन के लिए था ना, अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, उसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि ये काम तो इतना इजी है नहीं कि हम एक फंक्शन फाइंड आउट करके दिखाएं पहले f और फिर हम उसे df की फॉर्म में दिखाएं एक्सप्रेशन को, और फिर कहें कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये चेक ही कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं है, और अगर हमें लगेगा कि हाँ ये एग्जैक्ट है तब तो हम कोशिश करें f फंक्शन को फाइंड आउट करने की। अदरवाइज इतना जो है लंबी कैलकुलेशन करनी और ये सब फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना, तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो हम वो कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। फाइन, तो हम इसके लिए ना क्या करेंगे, हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। यानी हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारी इक्वेशन 1 जो है ना, वो इक्वेशन हमारी सपोज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम ये मानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास तो एक फंक्शन आना चाहिए, कैपिटल F आना चाहिए, और कैसा आना चाहिए कि जो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो कि जो m है वो आपका del f by del x से इक्वल हो, और जो आपका n है वो आपका del f by del y के इक्वल हो। ठीक है, एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन D, ये हमने पीछे किया। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो जो ये फर्स्ट है यानी जो ये a है, इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, y नहीं है, और जो b है उसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, x नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं कि जो फर्स्ट है उसको मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लूं, है ना, और जो सेकंड है उसको मैं डिफरेंशिएट कर लूं विद रिस्पेक्ट टू x, दैट आई कैन डू। तो अगर मैं इस तरह से डिफरेंशिएट करूं तो फर्स्ट इक्वेशन से मुझे मिल जाएगा del 2f by del y del x इज इक्वल टू del m by del y, और जो आपका del 2f सेकंड इक्वेशन से मिलेगा del 2f by del x del y इज इक्वल टू del n by del x। ठीक है, for all points x and y belong to the domain D। ओके, लेकिन जो आपके m और n है they have continuous first order partial derivatives। ओके, तो अगर हर एक पॉइंट के ऊपर, डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर आपके पास ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, राइट, तो क्या होगा, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी del m by del y is equal to del n by del x for all points x and y belonging to G। फाइन, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाती है। तो अब हम उसको कंडीशन को यहाँ पर एज ए रिजल्ट लिख लेते हैं, m dx plus n dy equal to 0, तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी इन अ डोमेन D अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि del m by del y is equal to del n by del x for all x and y belonging to D। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है कि जो भी आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसमें जो ये m और n है उनके आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, और वो भी कौन से, जो m है उसका तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है, और n जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है। और अगर आपका जो del m by del y है वो इक्वल टू del n by del x के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्ट, एंड दिस कंडीशन इज नेसेसरी as well as sufficient condition, both ways true है।
ठीक है, बोथ वेज ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और ये रिवर्स ऑर्डर में भी ट्रू है, यानी अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन आपकी नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, बोथ कंडीशंस ट्रू है। ओके, set of exact differential equations. Let us take some examples. अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिखाए हैं। टेस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एग्जैक्टनेस, यदि अब हमें सिर्फ चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस एग्जैक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, तो वन बाय वन लेते हैं हमने लिया फर्स्ट। ओके, जो सबसे पहले तो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख लीजिए और उसको आप नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए, आपको इसमें से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कौन सी इक्वेशन से, mdx प्लस ndy से इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। आपको m की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो dx का कोएफिशिएंट है वो आपका m हो गया। ठीक है, ये वाला, और जो आपका dy का कोएफिशिएंट है वो आपका n हो गया। ठीक है, तो मुझे m और n की वैल्यूज मिल गई। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, तो क्या चेक करना है कि del m by del y del n by del x के इक्वल है या नहीं है डोमेन D में। ओके, तो हमने पहले del m by del y फाइंड आउट किया। अब m जो है वो x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है, वो अलग बात है कि यहाँ पर वो सिर्फ y का ही फंक्शन है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा। अच्छा, एक बात का और आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उसमें जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो है आपकी डेल डेल y। ये देखिए, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो था उसमें हम डी डी वाई या डी डी एक्स ये यूज करते हैं, लेकिन पार्शियल में आप क्या यूज करते हैं, डेल। ठीक है, तो ये देखिए डेल, ये डेल आपको बनाना सीखना है, डेल ही लिखना है, डी नहीं लिखना है। ओके, डेल ही लिखेंगे आप, डी नहीं लिखेंगे। एक तो ये बात, तो डेल एम बाई डेल वाई हमने फाइंड आउट किया, माइनस साइन वाई आ गया। और जब हम डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे तो हमें एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है ना, और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। और अगर हम दूसरी टर्म लें, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो साइन वाई तो कांस्टेंट है, तो और एक्स का 1 हो गया, तो यानी ये भी कितना आ गया आपका, माइनस साइन वाई आ गया। एंड वी आर हैप्पी, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, एंड दिस इज फॉर ऑल एक्स एंड वाई। इन डोमेन आपका कुछ भी हो, ये हमेशा इक्वल ही होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन डी। ठीक है, तो ये आपका लिखने का तरीका हुआ, और चेक करने का तरीका हुआ कि आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। फाइन, ओके। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए। पहले वही तरीका मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है और उसको नंबर दे देना है 1। उसके बाद आपने जो आपकी नोटेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वो लिख देनी है, mdx प्लस ndy, उसे कंपेयर करना है, m की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। उसके बाद उसके बाद हमें डेल एम बाई डेल वाई कैलकुलेट करना है, ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट, और उसके बाद हमें डेल एन बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं दोनों। ठीक है, यानी कोई भी डोमेन हो, कहीं पर भी कोई भी रीजन आपको दे दिया जाए x और y की हर वैल्यू के लिए, यानी उस डोमेन के हर पॉइंट पर ये तो हमेशा ही इक्वल होंगे। तो आपने कह दिया कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स फॉर ऑल x, y। तो हम क्या देंगे, रिजल्ट क्या आंसर देंगे कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन D।
ठीक है, कि कोई भी डोमेन ले, कोई भी रेक्टेंगुलर डोमेन ले, उसमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा एग्जैक्ट होगी। ओके फाइन, चलिए अब हम थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मेरे ख्याल से मेथड आपको क्लियर हो गया लिखने का कि हमें कैसे लिखना है। पहले हमने लिखा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन, उसको नंबर 1 दिया। उसके बाद मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दिया, आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने, कंपेयरिंग विद mdx प्लस dy इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए, del m by del y, del n by del x। ठीक है, ओहो अब क्या हुआ, ये तो इक्वल ही नहीं आए, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो आपको कोई भी डोमेन दे दिया जाए कभी इक्वल आएंगे ही नहीं है। तो del m by del y is not equal to del n by del x for all x and y। तो क्या रिजल्ट आया कि जो गिवन इक्वेशन थी आपकी दैट इज नॉट एग्जैक्ट इन एनी रेक्टेंगुलर डोमेन टी, किसी भी डोमेन में ये एग्जैक्ट नहीं है। गॉट इट? ओके चलिए अब हम देखते हैं कि हमने ये तो सीख लिया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, इसको हम कैसे पता करें, ये कंडीशन में पता चल गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि एग्जैक्टनेस पता करने के बाद अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें उसका। ओके अब ये देख लेते हैं हम कि कैसे फाइंड आउट करना है। हमने इक्वेशन लिखी कि मान लीजिए इक्वेशन है हमारी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, मान लीजिए इक्वेशन है, इसको हमने नंबर 1 दिया हुआ है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। ठीक है, इन अ रेक्टेंगुलर डोमेन D। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके अगर ये एग्जैक्ट है तो क्या होगा, हमें एक फंक्शन मिल जाएगा f, है ना, पीछे किया था ना हमने कंडीशन की, हमें एक फंक्शन f मिल जाएगा सच दैट जो ये आपका एक्सप्रेशन है mdx प्लस ndy, दिस विल बी इक्वल टू टोटल डिफरेंशियल ऑफ f। फिर हमने उसको कंपेयर किया था और हमें वहां से क्या कंडीशन मिल गई थी, del f by del x इक्वल टू m and del f by del y इक्वल टू n for all x, y belonging to D। ठीक है, ये हमने किया था। ठीक है, तो अब ये जो आपकी m की वैल्यू आई है वो आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। और ऐसे ही ये जो आपकी del f by del y की वैल्यू आई है ये आप कहाँ पुट करेंगे, वो आप यहाँ n की जगह पुट कर दीजिए। तो अगर आप ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो क्या आ जाएगा, del f by del x dx प्लस del f by del y dy इक्वल टू 0। और ये क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ जी क्या बन गया ये, यस दिस इज टोटल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ f इक्वल टू 0। अब तो बहुत इजी है, आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से f रह जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। फाइन, तो f हमें मिल गया, यहाँ पर हमें f ही तो फाइंड आउट करना था ना, तो f हमें मिल गया। ओके तो ये तो हुई बात कि हमें f फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, हमने इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को देख लिया। अब हम आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर, यानी मेथड्स फॉर सॉल्यूशन के ऊपर, कि हमें सीधा सीधा मेथड बताइए कि हमें उसे फाइंड आउट करना कैसे है। ओके तो हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं, एक तो है स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है, और एक है आपके पास मेथड ऑफ ग्रुपिंग। दो मेथड्स हैं आपके पास। फाइन, जो आपका ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग है पहले हम इसको देखते हैं। मेथड ऑफ ग्रुपिंग जो आपका मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होता है, सारी की सारी टर्म्स मतलब mdx प्लस ndy वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, राइट हैंड साइड में तो 0 है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उनको इस टाइप से उनकी ग्रुपिंग करनी है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को एज अ सम ऑफ सर्टेन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की फॉर्म में दिखा पाए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिफरेंशियल्स बनाने हैं, फाइंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाने हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, उनका सम होगा। तो वो डिफरेंशियल्स अगर आप बना पाए, ठीक है, अगर आपने वो
एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बना दिए, उनके सम की फॉर्म में दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप बहुत इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। अब हमने क्वेश्चन दिया कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब आपको मेंशन कर दिया कि आपको मेथड ऑफ ग्रुपिंग ही यूज करना है, ठीक है, कोई और मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। फाइन, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या है, सबसे पहला काम तो हमें पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पहले हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेनी है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, mtx प्लस nty इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, और वहां से देख लेना है कि m क्या है और n क्या है। ओके, ये काम करने के बाद क्या करना है आपको del m बाय del y फाइंड आउट करना है और del n बाय del x फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लो del m बाय del y मैंने यहाँ दिखा दिया है, ये m है आपका और ये n है, तो जब आप del m बाय del y करोगे तो क्या आएगा, x कांस्टेंट होगा ना, तो फर्स्ट टर्म का तो 0 हो गया और इसका विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यही लिखा है हमने। और जो n है आपका वो है 2x स्क्वायर प्लस 2y, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो फर्स्ट से क्या मिले, y कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ से 4x आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा, तो देखो ये इसकी वैल्यू 4x हो गई। तो आप देख लीजिए कि ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं फॉर ऑल रियल x एंड y। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या था कि हमने ये चेक कर लिया कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, और हमने देख लिया कि हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट भी ये नहीं किसी पर्टिकुलर डोमेन में, ऐसा नहीं है, दैट इज एग्जैक्ट इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन G। फाइन, अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसके, अगर एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा सॉल्यूशन में। फाइन, खैर, तो अब ये है कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज कैसे करें, देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन क्या है आपकी, ये देखो मैंने यहाँ दिखा दी है, इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है, ये है। अब मुझे इसको थोड़ा इसमें रीअरेंज करना है टर्म्स को, और इस टाइप से रीअरेंज करना है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है डिफरेंशियल्स की फॉर्म में आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग डिफरेंस, एक से ज्यादा हो डिफरेंशियल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके सम की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, देखो अगर x के साथ, जैसे यहाँ dx है, ठीक है, तो अगर dx के साथ कोई टर्म ऐसी है कि उसमें है ही सिर्फ x, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने क्या किया, जैसे ये जो 3x स्क्वायर है इस टर्म को तो हमने यहाँ पर अलग लिख लिया, 3x स्क्वायर dx। इसी तरह से आप देखो अगर मैं dy की बात करूं तो dy में ये जो 2y वाली टर्म है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2x सिर्फ इसमें y है, तो मैंने इस टर्म को भी अलग लिख लिया, 2y dy। प्रॉब्लम किस में है कि ये जो dx है इसके साथ इस टर्म में y इन्वॉल्व है, और जो dy है उसके इस टर्म में x इन्वॉल्व है। प्रॉब्लम इन दो की वजह से है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर ग्रुपिंग पॉसिबल है, क्या यहाँ पर कोई मतलब डिफरेंशियल बन सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दो टर्म्स को यहाँ इकट्ठा लिख लिया, 4xy dx प्लस 2x dy। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स मिलकर एक डिफरेंशियल बना देती है। तो मैं आपको एक यहाँ छोटा सा मेथड, छोटे से ट्रिक बता देती हूँ। देखो dy है ये, ठीक है, अगर मैं इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा, x को कांस्टेंट मान लीजिए, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर y। ठीक है, और अगर मैं इस टर्म को, अब इसके साथ क्या dx है ना, तो इस टर्म को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो टेकिंग y एज अ कांस्टेंट तो क्या आएगा 4x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हुआ, ऊपर 2 आ गया, तो कितना आया 2x स्क्वायर y। समझे, यानी फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो भी 2x स्क्वायर y आ रहा है,
और सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करके देखते हैं तो भी एक 2x² आ रहा है, यानी इन दोनों टर्म्स को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। फाइन, और मैंने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके क्या लिख दिया, d ऑफ 2x²y, ये टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा। अब आप चेक करके देख लो कि आपको यहाँ से ये मिलता है कि नहीं मिलता है। देख लो आप क्या होता है, d ऑफ सम फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू dy, यही तो मिलेगा, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आएगा, 4xy इंटू dx, यही है, प्लस जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, 2x², तो 2x इंटू dy, यही है हमारे पास। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स की जगह हम एक ये सिंगल टर्म लिख सकते हैं d ऑफ 2x²y, जो कि एक टोटल डिफरेंशियल है। ठीक है, अब आप ये वाला भी देख लीजिए, जो यहाँ पर तो 3x² dx ही है और कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखाना तो इसे टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में है ना आपको, तो कैसे दिखाओगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में दिखाना है, यानी कि d ऑफ सम फंक्शन के फॉर्म में दिखाना है। तो आप क्या करो, आप ना इसको इंटीग्रेट करके देख लो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, 3x³ डिवाइडेड बाय 3, 3 कैंसिल, कितना आया x³, तो यानी ये होना चाहिए आपका d ऑफ x³। और इसी टाइप से जो ये 2y dy है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि इसको हम कौन सा डिफरेंशियल बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y चेक करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 2y² डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, यानी कि y²। देखो हमने लिख दिया यहाँ d ऑफ y²। ठीक है, अच्छा राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो उसको तो हम d ऑफ सम कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो हमने d ऑफ c लिख दिया, डिफरेंशियल कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी 0 होता है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझे आप हमने कैसे ग्रुपिंग की। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा, सो वेरी इजी। तो बस अब आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल्स बने हैं उन सबको कलेक्ट कर लीजिए, तो ये बन गया d ऑफ x³ प्लस 2x² प्लस y² इक्वल टू d ऑफ c। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्योंकि ये डिफरेंशियल है तो इंटीग्रेशन जो है उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होकर विल गेट व्हाट, on the left hand side we'll get x³ plus 2x² plus y² and from right hand side we'll get c, so we'll get this, and this is your general solution of the given differential equation। और इस जनरल सोल्यूशन में कितने पैरामीटर्स हैं, yes there is only one parameter, और वो one parameter आपका क्या है यहाँ पर, that one single parameter is c। ओके, तो ये हो गया आपका एक तरह से, दिस इज वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके फाइन। So now we'll learn the standard method to find the solution of exact differential equations। तो अगर मान लीजिए अगर आप ग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ये मेथड जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप ये अप्लाई करिए और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या प्रोसीजर है इसकी, सबसे पहला काम तो वही नंबर 1 स्टेप 1 टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस, यानी सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। देन सेकेंड स्टेप, आप जो ये दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, del f by del x इक्वल टू m एंड del f by del y इज इक्वल टू m, ये दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। आपको पता है कि जब एग्जैक्ट होता है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब हमारा पर्पस क्या है, f फाइंड आउट करना है ना, पीछे मैंने बताया था आपको कि जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो f मिल जाए तो बस f इक्वल टू c हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हमारा पर्पस है f फाइंड आउट करना। तो f के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, del f by del x इक्वल टू m एंड del f by del y इक्वल टू n, ये हमने लिख ली। अब हम थर्ड स्टेप में f फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये आपकी चॉइस है, चाहे तो आप पहले इक्वेशन 1 यूज कर लीजिए, बाद में सेकंड का यूज कर लेंगे, या फिर आप सेकंड से स्टार्ट कर लीजिए, 1 का बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। मैं दोनों का एग्जाम्पल कराऊंगी आपको दोनों प्रोसीजर से।
अभी फिलहाल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें डेल एफ बाई डेल एक्स है, मुझे एफ चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, डेरिवेटिव हटाना होगा ना यहाँ से। कैसे हटेगा, इंटीग्रेशन से, ठीक है। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो हमने क्या किया, हमने लिखा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया f और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो m है, अब मुझे m तो पता नहीं ना, m तो x और y दोनों का ही फंक्शन हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है हमेशा साथ में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, जिसको हम c लिखते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ c नहीं लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है हमने, h ऑफ y। क्यों, क्योंकि हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो यानी कि अगर y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और कहीं पर हमें कांस्टेंट लिखना है तो y क्यों अपना स्पेस छोड़ेगा, y तो आएगा, क्योंकि y कहेगा भाई तुम मुझे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, तो अगर कहीं पर तुम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो मैं बिल्कुल वहां पर आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता है, हमें कोई राइट नहीं है उसको रोकने का। तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में y आ सकता है, इसलिए हम सिर्फ कांस्टेंट ना लिखकर क्या बन सकता है, यहाँ y के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है। फाइन, तो हम सिर्फ c ना लिखकर क्या लिखेंगे, सम फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। तो ये जो h ऑफ y है ना यहाँ, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का काम करेगा। ये थोड़ा क्रूशियल पॉइंट है जो आपको ध्यान से लिखना है, ओके। अब ये तो भाई कांस्टेंट में कोई वेरिएबल कैसे आ गया, अब हमें ये बात एडजस्ट नहीं हो रही है ना। तो क्या करें, h ऑफ y की वैल्यू बता दो क्या है, और h ऑफ y की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट कर दो, बात ही खत्म, ठीक है। ये काम कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं h ऑफ y को। अब कैसे फाइंड आउट करें भाई इसको हम, अब h किसका फंक्शन है, h फंक्शन है y का, तो हम h को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम h को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, f है, और फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ यूज कर चुके हो, लेकिन अभी सेकंड इक्वेशन बाकी है जिसका आपने अभी तक कोई यूज नहीं किया। सो लेट अस एक्सप्लॉइट दिस सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन को अगर यूज करना है तो देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल एफ बाय डेल वाई। तो अगर मैं अपनी इस थर्ड इक्वेशन से डेल एफ बाय डेल वाई फाइंड आउट कर लूं तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर कर पाऊंगी, समझे बात। तो हमने क्या किया, अपनी जो ये इक्वेशन 3 थी हमारी, हमने इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट किया यहाँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, डेल एफ बाय डेल वाई, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, डेल डेल वाई ऑफ, पूरी की पूरी राइट हैंड साइड हमने लिख दी, ठीक है, पूरी की पूरी राइट हैंड साइड लिख दी अभी फिलहाल हमने, क्योंकि हमें कुछ पता तो है नहीं इसके बारे में, इसके अलावा कुछ भी। ओके, लेकिन जो ये डेल एफ बाय डेल वाई है वो इक्वेशन सेकंड से किसके इक्वल है, डेल एफ बाय डेल वाई n के इक्वल है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। कहां से आया, बाय 2, सेकंड से हमें एक्सप्रेशन मिल गया, राइट। अब आप क्या करो, दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से देखिए, आपने जब यहाँ पर ये कहा कि आपने राइट हैंड साइड का डेल डेल वाई लेना है, ये डेल डेल वाई लेना है आपने, तो जब मैं इसको सेकेंड टर्म पर लगाऊंगी यानी कि डेल डेल वाई ऑफ एच ऑफ वाई, तो देखिए क्या है कि जैसे आप किसी पार्शियल डेरिवेटिव को किसी फंक्शन पर लगाते हैं, राइट, और वो फंक्शन है ही सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, और आप उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करते हो, तो पार्शियल डेरिवेटिव और आपका जो टोटल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। So there is no logic to write down the partial derivative in that case, right? जो फर्स्ट टर्म है m dx, अब क्योंकि जो m है वो तो x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है ना, तो यहाँ तो भाई ये करली करली y ही रहेगा, लेकिन जब ये करली करली y इस सेकंड टर्म के साथ लगेगा ना h ऑफ y के साथ, तो क्योंकि h तो है ही y का फंक्शन,
तो फिर ये जो आपका डेल डेल वाई है वो आप इमीडिएटली उसे क्या लिख सकते हैं, dh बाई dy। समझे? फाइन। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, आपके पास dh बाई dy आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो dh बाई dy के लिए होगा। बस उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर लो आप उसे, राइट। dh बाई dy को इंटीग्रेट कर लो। क्या किसके विद रिस्पेक्ट में करोगे, y का ही तो फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करोगे तो आपको h ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप इस h ऑफ y की वैल्यू को इस फंक्शन में यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका फंक्शन f जो चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार आपको f मिल गया तो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, f ऑफ x, y इज इक्वल टू c, ठीक है, यानी c वहां पर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये मैंने पूरी प्रोसीजर आपको समझाई। एक बार फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल हम इसे समझने के लिए और बेटर समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है और यूजिंग एग्जैक्टनेस यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी लगा सकते हैं अगर आपको समझ में आता है, अदरवाइज अभी तो हम स्टैंडर्ड मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें वो सीखना है। तो हमने लिखा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन, सबसे पहला काम तो यही होता है ना, और उसको हमने नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हमने इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने m और n की वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। ये हमारा m आ गया और ये हमारा n आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर लिया हमने। और हमने देखा कि अरे ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल आ गई हमारे, x और y की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रियल वैल्यू हो, इक्वल आ गई है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन D। फाइन। तो हमारी स्टैंडर्ड मेथड जो है उसका फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि फर्स्ट स्टेप में हमने दिखा दिया कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हमें फंक्शन f फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है, हमने प्रूव किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ये जो सिंबल है ना बेटा, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, ठीक है। कैसे लिखा जाता है ये ऐसे, मतलब अगर आप ई बना दें, मतलब एक तरह से ना ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, इस तरह से आप बना सकते हो। इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। So इसमें there exists a function capital f of x, y such that del f by del x equal to m। m की वैल्यू पुट कर दो, नंबर दे दो इसको 2। एंड दूसरा del f by del y is equal to n, ठीक है, n की वैल्यू पुट कर दी हमने और इसको नंबर 3 नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था प्रोसीजर में कि आपको f फाइंड आउट करने के लिए या तो इक्वेशन 2 जो पीछे थी ना आपकी, ये इक्वेशन 2, या तो आपको ये वाली यूज करनी है इक्वेशन 2, या फिर इक्वेशन 3 यूज करनी है, तो वो आपकी चॉइस है और वो डिपेंड भी करता है कि कौन सा फंक्शन सिंपल फॉर्म में है। जो भी 2 और 3 में से सिंपल लगे आप उसको ले सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ये सेकेंड ही यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमने इक्वेशन जो सेकेंड थी उसको हमने इंटीग्रेट किया क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो f आ गया है ना, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड में हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है, जो टर्म है, और साथ ही हमने क्या इंट्रोड्यूस करना है यहाँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में क्योंकि y आ सकता है, क्योंकि y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो हम क्या प्लस करेंगे, h ऑफ y, और हम इसको मेंशन करेंगे क्या कि where h of y is an arbitrary function of y only and here h of y plays the role of constant of integration। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ओके,
अब क्या करना है इसके बाद, हमने देखिए पीछे क्या था, एक बार दोबारा यहाँ पर आपके पास ये आया था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए ना आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे इंटीग्रेट कर लो। तो फर्स्ट से क्या आएगा, 3x क्यूब बाय 3 कैंसिल होकर x क्यूब रह गया। यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर रह गया। और यहाँ से आप इसे इंटीग्रेट कर लो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे। अब y तो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है ना, और x का कोएफिशिएंट तो 1 है, उसे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं कुछ भी। तो इसी तरह से हमने इसको इंटीग्रेट किया और ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ये बन गया। अब नेक्स्ट कहाँ प्रॉब्लम है, इस h ऑफ y की वजह से प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इस h ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पीछे जो हमारी इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो हमने इक्वेशन जो थी 2 3 थी या 3 4 थी, लेट अस सी एक बार, हाँ ठीक है, सेकंड और थर्ड ही थी। इक्वेशन सेकंड को हमने यूज किया था, थर्ड को हमने अभी तक यूज नहीं किया। तो अब इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे। अब इक्वेशन थर्ड में ये मैंने यहाँ लिखी है, देखो ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो थी ना वो थी हमारी डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये जो इक्वेशन 4 है ना, है इक्वेशन 4, उसमें हमारे पास ये एफ की वैल्यू आई है। तो मुझे अगर थर्ड को यूज करना है ना, तो मुझे क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैंने इस फोर्थ इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल समझ आ जाएगी ना। फोर्थ इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, और cos ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू 1, माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारे पास ये आ गया साइन ऑफ x प्लस वाई, ये आ गया। और h ऑफ y को जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या लिख सकते हैं, dh बाई dy। ठीक है, अब आप जो है इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इनके, डेल एफ बाई डेल वाई, राइट हैंड साइड्स से इक्वल हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड्स को हमने इक्वल किया और राइट हैंड साइड्स को जब इक्वल किया और कंपेयर किया तो ये देखो हमें मिल गई वैल्यू डी एच बाई डी वाई की, और क्या मिली, दैट इज इक्वल टू 0। एच फाइंड आउट करना है, क्या करें अब, इंटीग्रेट कर दें, किसके विद रिस्पेक्ट में, वाई के विद रिस्पेक्ट में। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेफ्ट हैंड साइड में एच ऑफ वाई आ गया और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, उसको मैंने सी नॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, और अब ये जो आपकी h की वैल्यू आई है ना, पीछे आपने फंक्शन फाइंड आउट किया ही था ये f, इस फंक्शन में आप यहाँ डाल दीजिए h ऑफ y की वैल्यू। तो जब आप यहाँ पर h ऑफ y की वैल्यू डालेंगे तो आपका जो f है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। ओके, अब f जब फंक्शन मिल जाए उसके बाद हमें लिखना है जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन का। जनरल सॉल्यूशन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो एक पैरामीटर आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन को हम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और वो क्या होता है, दैट इज f इक्वल टू c। अब मैंने c नॉट लिखा था ना पीछे, वो किसी पर्पस किसी वजह से लिखा था, बताती हूँ भी आपको। तो क्योंकि c नॉट यूज किया है मैंने वहां पर, तो मैंने यहाँ c1 ले लिया। ठीक है, तो मेरा जनरल सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला क्या है, f इक्वल टू c, यानी मैंने यहाँ c1 लिया तो f इक्वल टू c1। तो आपने जो ये f यहाँ फाइंड आउट किया है ना, उसको आप इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए सॉल्यूशन में ना ये दो कांस्टेंट्स हैं, दोनों आर्बिट्रेरी हैं, c नॉट है और c1 है। तो जब आर्बिट्रेरी का मतलब है कि इनकी वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, तो अलग अलग इनको लेने की क्या जरूरत है, इनको कंबाइन कर लेते हैं हम। यानी कि कंबाइन करने के लिए हम क्या करें, सी नॉट को ना हम यहाँ इधर राइट हैंड साइड में ले आते हैं। जब राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, c1 माइनस सी नॉट, और जो c1 माइनस सी नॉट है ना उसको हम एज्यूम कर लेते हैं c। सिंपल, डोनेट मतलब इस चीज के साथ हम इसे डिनोट कर लेते हैं, c1 माइनस सी नॉट को हम डिनोट कर लेते हैं c से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये से लिख दिया। तो ये जो बना है ना आपका, ये जो आपको मिला है
this is the required general solution, or you can say this is the one parameter family of solution for the given differential equation, right? तो देखो हमने पीछे जब h फाइंड आउट किया था ना, तो वहां हमने c नॉट लिया था, तो वहां पर अगर हम c नॉट को 0 भी ले लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो यहाँ पर c आ ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पीछे c नॉट लिया तब भी यहाँ पर हमने उसको c से डिनोट किया, अगर आप c नॉट को वहां 0 ले भी लेते तब भी यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ ही जाना था। मतलब ऐसा नहीं है कि c नॉट को पीछे अगर हम 0 ले तो हमारे कुछ सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशंस का लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन आपका मिसिंग नहीं होगा, सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो इस फैमिली के अंदर रिटेन हो जाएंगे अगर आप सी नॉट को 0 ले भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम सी नॉट को 0 ले लें तो एच ऑफ वाई को की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब वहां पर आपने इंटीग्रेट किया dh by dy को, तो आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन को 0 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट क्या होता है, आपको क्या चेक करना होता है, यस इसकी एग्जैक्टनेस चेक करनी होती है। और तरीका क्या होता है लिखने का कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन, उसको आप नंबर 1 नाम दे दीजिए, फिर आप उसे कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से mdx plus ndy equal to 0 से। वहां से आपको m की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको del m by del y की वैल्यू मिल जाएगी और del n by del x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये आ रही है यहाँ 2y, तो कोई भी रेक्टेंगुलर डोमेन हो किसी भी पॉइंट पर ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी। तो del m by del y is equal to del n by del x for all real x and y। अच्छा ये एक और सिंबल है ना यहाँ, इसका मतलब है फॉर ऑल। कैसे लिखते हैं, ऐसे v लिखो और इसको बीच में से ऐसे स्ट्रेट लाइन से कट कर दो, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब सो इक्वेशन 1 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन G, फाइन। और अगर ये एग्जैक्ट है तो क्या होगा, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f such that del f by del x equal to m and del f by del y equal to n। यहाँ आपने m की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ आपने n की वैल्यू पुट कर दी, इसको आपने नंबर 2 नाम दे दिया, इसको आपने नंबर 3 नाम दे दिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सी इक्वेशन लेकर चलना है, ठीक है। पहले देखे जनाब एक बार, देखो यहाँ पर जो del f by del x है यानी जो m है वो तो ये है, और जो del f by del y n है वो ये है, तो कौन सा सिंपल लग रहा है आपको, थर्ड ना, राइट। तो हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सेकंड विल स्टार्ट विद थर्ड से शुरू करेंगे हम, राइट। तो यानी अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ना फाइंड आउट करने के लिए, तो हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, थर्ड से करेंगे शुरू, ठीक है। तो हमने लिख दिया, बता दिया यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये n है ना, दिस इज सिंपलर देन m, सो इंटीग्रेटिंग थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में f रह गया, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाया और साथ ही क्या इंट्रोड्यूस करना है यहाँ, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप x को यहाँ कांस्टेंट मानकर चल रहे हो तो फिर x आएगा, यहाँ पर कहेगा कि मैं भी आऊंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, और क्या करेगा वो, जो कांस्टेंट है उसको x का फंक्शन बना देगा, तो हम मना नहीं कर सकते उसको, राइट, उसका राइट है पूरा क्योंकि आप उसे कांस्टेंट बोल रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या इंट्रोड्यूस करना होगा, सम फंक्शन ऑफ x। तो मैंने यहाँ सिंबल ले लिया फंक्शन के लिए फाई, आप कोई भी ले लो जो आपका मन हो। तो फाई ऑफ x क्या है मेरा यहाँ पर, phi of x is an arbitrary function of x only,
और फाई ऑफ एक्स किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर? यस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। ओके, फाइन। तो मैंने इंटीग्रेट किया, राइट, विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ से ये टर्म आ गई। आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना तो ये आ जाएगी। अब क्या काम है आपका? ये आपको फाइंड आउट करना है कि फाई ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करें। अब कौन सी इक्वेशन है जिसका आपने अभी तक यूज नहीं किया? पीछे जब आपने कंपेयर किया था तो आपके पास दो इक्वेशंस आई थी, एक आई थी सेकंड और एक आई थी थर्ड। आपने थर्ड का यूज किया है, सेकंड का अभी तक यूज नहीं किया है, तो मुझे सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। और सेकंड इक्वेशन मेरी मैंने यहाँ लिखी है कि मुझे इसका यूज करना है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में है डेल एफ बाय डेल एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये इक्वेशन 4 आई है ना, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यही किया, देखो, डिफरेंशिएटिंग 4 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डिफरेंशिएट किया तो देखो, आप इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, तो क्या आएगा, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है और x का 1 हो गया, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर y स्क्वायर आ गया, है ना। और फाई तो है ही आपका x का फंक्शन, तो जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्योंकि वो सिर्फ x का ही फंक्शन है, तो आपको यहाँ डेल डेल x लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे आप? डी फाई बाय डी एक्स। ओके, अब आप जो है ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए। दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में डेल एफ बाय डेल एक्स है ना, तो आपकी राइट हैंड साइड्स पे इक्वल हो जाएंगी और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप सिर्फ डी फाई बाय डी एक्स को एक साइड में रखिए और बाकी सबको एक साइड में रखिए, कैंसिल कर लीजिए टर्म्स, है ना। टर्म्स कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना टर्म्स कैंसिल आपकी। तो टर्म्स क्या है कि ये जो वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, और आपका राइट हैंड साइड से जो है, राइट हैंड साइड से आपका ये वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और जो आपके पास बचा वो आप लिख लीजिए, दिस इज योर डी फाई बाय डी एक्स। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो जैसे आपने इंटीग्रेशन लिखा ना, जैसे, तो आपको ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर अभी भी सी नॉट लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आई थिंक इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स का तो सिंपल है, और जो x इंटू साइन एक्स है, इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, टू फंक्शंस है, तो आप यहाँ पर बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हमने और इसको हमने यहाँ इंटीग्रेट कर लिया, और फाइनली हमारे पास पाई ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन था हमारा f तो हमने पीछे फाइंड आउट किया ही हुआ है ना, सिर्फ हमें क्या करना था, फाई ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो फाई ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आप इस फाई ऑफ x की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, और क्या करना है, तो जब आप पुट करोगे तो आपको यहाँ ये फंक्शन मिल जाएगा, f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस सी नॉट, राइट। और जो आपका वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है f इक्वल टू सम कांस्टेंट। सी नॉट यूज किया हुआ है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, C1, तो C1 लिख लिया मैंने। जो f की वैल्यू थी वो आप यहाँ पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड में, और जब आप पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक C नॉट है, एक C1 है, अब दो दो को रख के क्या करना है ना, आर्बिट्रेरी तो पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है ना आपने। देखिए, या तो हम इन कांस्टेंट्स को आपस में क्लब ना कर सकें, जैसे मान लो C नॉट x होता और C1 अकेला होता, फिर आप इन्हें क्लब नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सिर्फ कांस्टेंट ही हैं, C नॉट भी अकेला है, C1 भी अकेला है, वो भी आर्बिट्रेरी, वो भी आर्बिट्रेरी, किसी के साथ जो है इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ठीक है, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए हमने C1 माइनस C नॉट लिया, इनको क्लब किया, और क्लब करके हमने उसको क्या नाम दे दिया, C नाम दे दिया, और इस तरह से हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब देख लो आप, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ C, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है ना, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आपको मिल गया। गॉट इट? ओके। Okay, so now
टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, इसमें हमने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ली है, यानी एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक तो इक्वेशन है और इसके ऊपर ना इसने एक कंडीशन भी हमें प्रोवाइड कर दी है, ये भी दे दिया हमें कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो ये इनिशियल कंडीशन भी दे दिया, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गई आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और आपको पता है ना, आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को जो लेक्चर अटेंड किया है कि इसका क्या फायदा होता है कंडीशन का। इस कंडीशन को यूज करके हम बाद में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इस तरह से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। चलिए खैर, तो सबसे पहले हम डिफरेंट ये जो हमें गिवन है सब लोगों की नंबरिंग करेंगे। हम लिखेंगे कि गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, इक्वेशन लिखी, उसको हमने नंबर 1 दिया, फिर कंडीशन लिखी और उसको हमने नंबर 2 दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाते हैं, अपने स्टैंडर्ड मेथड लगाते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना, उसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0, एम की वैल्यू लिखी, एन की वैल्यू लिखी, और उसके बाद क्या करना होता है, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जब किया डेल एम बाई डेल वाई तो एक्स को कॉन्सेंट्रेट किया, और जब डेल एन बाई डेल एक्स किया तो y को कॉन्सेंट्रेट किया एक्सप्रेशन में, राइट। और हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ फाइंड आउट कर लिए। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या ये इक्वल आए हैं हमारे, कुछ चेक कर लेते हैं ना। अरे वाह, ये देखिए 3x स्क्वायर इक्वल है, -2x साइन वाई -2x साइन वाई इक्वल है। तो एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू, कोई भी डोमेन हो आपके पास, ये हमेशा इक्वल होंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया कि डेल एम बाई डेल वाई is equal to del n by del x for all x comma y. So equation 1 is exact in every rectangular domain D. और अगर exact है तो क्या होगा, there exists a function capital F, function of x and y, such that del f by del x equal to m and del f by del y equal to n. तो ये हमने m की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ हमने n की वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने नंबर 3 दे दिया, इसको हमने नंबर 4 दे दिया। अब f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई भी एक, या तो थर्ड या फिर फोर्थ यूज करनी है। तो अब ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, तो जिसको भी आप चाहें आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं, थर्ड को ही ले रहे हैं, और हमने इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि ये आपके पास डेल एफ बाई डेल एक्स था, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास एफ आ गया, और राइट हैंड साइड में हमने इंटीग्रेट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, कांस्टेंट में y आ सकता है, राइट। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन को लिखा हमने सम फंक्शन ऑफ y, राइट। जो h ऑफ y है वो हमारा किसका रोल प्ले कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, h ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए जो आपने इक्वेशन अभी तक यूज नहीं की है, ठीक है, जो एग्जैक्टनेस की कंडीशन से हमारे पास आया था, जो कंडीशन आपने यूज नहीं की है, हमें उसको यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए फोर्थ इक्वेशन क्योंकि अभी यूज नहीं हुआ है, राइट, जहां पर हमें करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लेंगे, यही करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसमें नंबर 5 दिया हुआ है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको हमने नंबर 6 दे दिया, और ये जो फोर्थ इक्वेशन है अभी तक इसका कोई यूज नहीं हुआ था, ये हमने लिख ली यहाँ पर, जिसके अब इन दोनों इक्वेशंस में जो हमारी एक तो यहाँ से हमें मिली है कैलकुलेशन करने के बाद,
और एक ये इक्वेशन जो हमारे पास पहले से थी, ठीक है, एग्जैक्ट मेसी कंडीशन से। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया और इन दोनों को कंपेयर करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो हमने लिख लिया राइट दोनों को। अब क्या होगा यहाँ पर, ये देखो एक्स स्क्वायर साइन बाई एक्स स्क्वायर साइन बाई एक्स क्यूब। तो सिर्फ जो भी आपके पास बचा वो आप लिख लीजिए। हमारे पास आ गया dh बाई dy इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, h ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, राइट। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर देखिए अब कांस्टेंट इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि मैंने उसको जीरो ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम जीरो ले भी लें तो हमारी जनरेटिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी हमारा कोई सोल्यूशन का किसी का लॉस नहीं होता है, राइट। सो वी हैव टेकन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज जीरो, राइट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जो h की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए वापस और अपना f फाइंड आउट कर लीजिए। तो मेरे पास ये मेरा फंक्शन आ गया, f फंक्शन आ गया, ठीक है। f फंक्शन आने के बाद जनरल सॉल्यूशन यानी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज f इक्वल टू c। अब डायरेक्ट मैं c लिख सकती हूँ, है ना, मुझे c नॉट c1 लिखने की जरूरत नहीं, बाद में वैसे भी कंबाइन करके वो c ही लिखते हैं हम। तो मैंने c नॉट लिखा नहीं तो c1 की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा c लिख लिया। और बस अब करना क्या है, हमें यहाँ f की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ f की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, और ये सोल्यूशन हमें मिल गया। और हमने कहा कि वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन यदि से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला है और प्रॉब्लम क्या थी आपकी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, उसका यूज करते हैं हम, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने इनिशियल कंडीशन जिसको हमने नंबर 2 नाम दिया हुआ है उसका हम यूज करने वाले हैं। कंडीशन है ये वाली, तो कैसे करेंगे, जो जनरल सॉल्यूशन आया है उसमें जहां पर भी x है वहां तो आप पुट करोगे 0 और जहां पर भी y है वहां पर आप पुट करोगे 2, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन 7 में, सॉल्यूशन 7 में सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो c की वैल्यू आ जाती है आपके पास -2 और ये c की वैल्यू आप वापस 7 जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें पुट कर दो, ठीक है। और जब पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। गॉट इट? ओके, वन मोर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं। अगर आप शिप्ले रॉस की बुक में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, फिजिक्स की बुक में भी देखें आप। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। फाइंड आउट द कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड on the constants p, q, r and s so that the differential equation px plus qy into dx plus rx plus sy into dy is equal to 0 becomes exact, ठीक है। आपको जो कॉन्स्टेंट्स हैं p, q, r, s जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में है उनके मतलब उनके ऊपर कंडीशन इम्पोज करने, कंडीशन इम्पोज करने का मतलब आपको बताना है कि इनकी वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं या इन कॉन्स्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस हमें क्या चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बननी चाहिए, राइट। और एक बार आपने वो कंडीशन फाइंड आउट करके बता दी, यानी अगर आपने कह दिया कि हाँ अब ये कंडीशन लगाएंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी, तो छोड़ना नहीं है वहां पर, आपको फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। ओके, चल सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। तो हमने लिखा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन। ओके, ये आप बेटा ये लिखने का तरीका देख लीजिए कि हमें जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमें लिखना कैसे है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। सिर्फ कैलकुलेशन कर देना दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसे बहुत अच्छे से जो है रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आपको ये मान के चलना है कि जो भी इसको देख रहा है क्वेश्चन को,
ठीक है, मतलब जो भी इसको चेक करेगा, आपके काम को चेक करेगा, आपको उसे हर छोटे से छोटी बात बतानी है। आपको ये मान के चलना है कि उसे कुछ नहीं आता और जो भी बताना है वो मुझे ही बताना है। ठीक है, तो आप ये माइंड में रख के चलोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने वर्क को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको इलैबोरेट करके दिखाया है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। ओके, तो हमने ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, नंबर 1 दिया। फिर हमने लिखा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद द इक्वेशन mdx plus ndy equal to 0, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसे हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एग्जैक्टनेस के लिए क्या कंडीशन होती है, del m by del y is equal to del n by del x। तो यही काम कर लेते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं del m by del y। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे m को, तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, तो यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y से क्या मिलेगा, q मिलेगा। तो del m by del y की वैल्यू q आ गई। ठीक है, और जब आप del n by del x फाइंड आउट करोगे तो n में जहां पर भी y है वो कॉन्सेंट्रेट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म से तो r आ जाएगा, है ना, और सेकंड टर्म से क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x में 0 आएगा। सो यू विल गेट r हियर। अब एक्जेक्टनेस की कंडीशन लगा दो कि इक्वेशन 1 जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो है, वो आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए। वैल्यू डाल दो, आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा आपके पास q इक्वल टू r, राइट। तो ये कंडीशन अगर होल्ड कर जाती है ना, तो हमारी एग्जैक्टनेस की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि assume that ये जो कंडीशन 2, जिसका हमने 2 नंबर दे दिया, मान लो ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आपकी एग्जैक्ट हो जाएगी इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन डी। फाइन, और क्योंकि उसने कहा था ना कि आपको कंडीशन इंपोज करनी है और एग्जैक्ट बनाने के लिए, और फिर उसको सॉल्व भी करना है, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि एग्जैक्ट है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल F such that del f by del x equal to m, del f by del y equal to n। m और n की वैल्यू पुट की, इसको हमने नंबर 3 नाम दिया और इसको हमने नंबर 4 नाम दिया। अब आप चाहे नंबर 3 यूज कर लो पहले या इक्वेशन 4 यूज कर लो, आपकी चॉइस है। यहाँ पर दोनों ही आप देखिए इक्वल लेवल पर हैं, तो हम अपना थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो हमने इक्वेशन थर्ड को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। प्रोसीजर आपको पता ही है, तो हमारे पास ये आ गया। और जैसे हमने इंटीग्रेट किया, देखो ये क्योंकि रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या होगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ y, जिसको हमने h ऑफ y नाम दे दिया और बता दिया h के बारे में ना कि वो क्या क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है y का, राइट, सिर्फ y का फंक्शन है और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का रोल प्ले कर रहा है। फाइन, अब क्या करना होता है इसके बाद, हाँ, इसके बाद हमें इस फोर्थ इक्वेशन जिसका अभी तक यूज नहीं किया, इसका यूज करना होता है। और क्योंकि यहाँ पर है del f by del y, तो f मेरे पास है ही, तो मैं चाहूंगी कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लूँ, del f by del y फाइंड आउट कर लूँ। तो हमने क्या किया, हमने f को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके मुझे ये इक्वेशन मिल गई, जिसको मैंने नंबर 6 नाम दिया है, राइट। और क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो और h तो है ही फंक्शन ना y का सिर्फ, तो आप अगर पार्शियली भी डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डजंट मैटर, क्योंकि डिफरेंशिएशन में के डेफिनेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वजह से ही हम उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं कि ऑर्डिनरी के लिए d और पार्शियल के लिए del। तो क्योंकि वेरिएबल ही एक है तो पार्शियल में और ऑर्डिनरी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, dh by dy। ठीक है, अब इक्वेशन 4 से जो था वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, del f by del y is equal to rx plus s2। कंपेयर कर लीजिए, अब यही होता है हमारा स्टेप, है ना। अब आप कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से राइट हैंड साइड को इक्वल करके क्या होगा, dh by dy की वैल्यू आ जाएगी। अब पीछे आपको ध्यान हो, एग्जैक्टनेस की कंडीशन थी कि क्या होना चाहिए, q इक्वल टू r होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर qx है और यहाँ पर rx है, और क्योंकि q तो r के इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगे।
और हमारे पास क्या आ जाएगा, dh बाई dy इज इक्वल टू कैपिटल S टाइम्स y। अब इसे इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y ताकि h की वैल्यू आपको मिल जाए। इंटीग्रेट किया तो ये h ऑफ y की वैल्यू मिल गई। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे पता है कि उसकी वजह से जनरलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। और एक बार h की वैल्यू आ जाए आपके पास तो आप इसे वापस फंक्शन f में पुट कर दीजिए। तो हमने ये f में पुट कर दिया, राइट। एक बार f की वैल्यू मिल गई तो हम अपना जनरल सॉल्यूशन बता सकते हैं इक्वेशन का। वो क्या होता है, वो होता है f इक्वल टू c। तो आप f की जो वैल्यू आई है, आपने कैलकुलेट की है, डिटरमाइन की है, वो आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो ये आपको मिल गया वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन where the c is an arbitrary constant. Okay, clear? Fine. अब देखिए क्या है यहाँ पर कि जो मेथड ऑफ ग्रुपिंग हमने किया और एक हमने यहाँ पर ये किया स्टैंडर्ड मेथड। फाइन, तो जो मेथड ऑफ ग्रुपिंग है वो फास्ट है, नेचुरली फास्ट है स्टैंडर्ड मेथड से, लेकिन मेथड ऑफ ग्रुपिंग को अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल्स। और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको टर्म्स की ग्रुपिंग करनी आ जाए और उनको डिफरेंशियल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना आ जाए। अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड मेथड है हमारा, बेशक वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन उसमें हम एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमें पता है कि हाँ इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप स्टेप्स को फॉलो करते जाओ और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये टोटल आपकी चॉइस हो जाती है कि आप यहाँ मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज करो या आप स्टैंडर्ड मेथड यूज करो। हाँ, अगर एग्जाम में देखो लिखा हुआ ही आ गया कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड मेथड, फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं, राइट, फिर तो आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर उसने मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो चॉइस आपकी हो जाती है कि आप या तो वहाँ मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज करो या आप वहाँ पर स्टैंडर्ड मेथड यूज करो। ओके, अच्छा, एक ना शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है, आप इसको ऑल्टरनेटिव मेथड भी कह सकते हैं। ये जनरली हमारे पास एक बार अगर हमें पता चल जाए कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो ये जो पूरी हमने प्रोसेस अप्लाई की है ना स्टैंडर्ड मेथड की, वो अप्लाई किए बिना एक ये मेथड लगाकर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी मतलब मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप एग्जाम में स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करके दिखाएं, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव है। हाँ, अगर फर्दर आप आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप ये अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए क्या मेथड है। मान लीजिए कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस mdy इक्वल टू 0, जो कि एग्जैक्ट है, राइट। एग्जैक्टनेस आपको पता है कैसे चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन फाइंड आउट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल mdx treating y as a constant, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ terms of n not involving x dy, यानी यहाँ पर आपको n की वो टर्म्स लेनी है जिसमें x होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ वही टर्म लेनी है जिसमें y हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, तो x स्क्वायर तो लेना ही नहीं क्योंकि इसमें x है। y स्क्वायर में हाँ y स्क्वायर ले लो, और जो 2xy है वो भी नहीं लेना, बेशक उसमें y है लेकिन उसमें x भी है। हम क्या कह रहे हैं कि हमें n की वो टर्म्स लेनी है जिसमें x इन्वॉल्व हो ही ना, मतलब x होना ही नहीं चाहिए उसमें, आपको सिर्फ वही वाली टर्म्स लेनी है और उनको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको आपने इक्वल टू c कर देना है, जहां पर c आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। शॉर्टकट मेथड है ना, बिल्कुल। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि उनको इतना अच्छा लगता है कि वो स्टैंडर्ड मेथड को
छोड़ देते हैं और ये मेथड लगाना शुरू कर देते हैं, बट आपको एग्जाम में अपना स्टैंडर्ड मेथड ही लगाकर दिखाना है। ओके, तो मैं इस शॉर्टकट मेथड के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें इसकी एग्जैक्टनेस चेक करनी है क्योंकि ये mdx प्लस ndy की फॉर्म का है। अच्छा देखो, थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दी ना उसने क्या किया, जानबूझ पहली जो टर्म थी ना वहां dy लिख दिया है, और जो दूसरी टर्म थी वहां इसने dx लिखा। सो प्लीज बी केयरफुल कि जब आप m और n की वैल्यू लिखें कंपेयर करते हुए, तो आप चेक करें कि dx के साथ क्या है और dy के साथ क्या है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद हमने इसे नोटिस किया और साथ ही हमने इसको रीराइट कर लिया ताकि कंफ्यूजन यहाँ पर बचेगा। तो हमने रीराइट किया, dx की टर्म को पहले लिखा, dy टर्म को बाद में लिखा और फिर उसको हमने नंबर 1 दे दिया, राइट। उसके बाद हमने इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें m की वैल्यू यहाँ से मिल गई और n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमने del m बाई del y फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने del n बाई del x फाइंड आउट किया। अब देखिए ये 2x पूरे कहीं पर भी किसी भी डोमेन में कुछ भी दे दिया जाए आपको, एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा ना, मतलब इक्वल होगा हमेशा में। ठीक है, तो आपका जो del m बाय del y है, दिस इज इक्वल टू del n बाय del x फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट इन एवरी रेक्टेंगुलर डोमेन D, राइट। तो आप क्या लिखेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला लिखा है ना, अभी जो बताया था पीछे फॉर्मूला लिख दिया, पहले तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, इंटीग्रल mdx टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, टर्म्स ऑफ n नॉट इन्वॉल्विंग x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो हमने यहाँ पर ये m की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दी। ठीक है, और हमने n की पीछे देखें n में क्या था हमारे पास, n में था ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉस वाई, तो हमें n की सिर्फ वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। ठीक है, मतलब x होना ही नहीं चाहिए, बस सिर्फ y होना चाहिए। तो इसमें वो ये फर्स्ट तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है, फर्स्ट तो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, माइनस ऑफ कॉस वाई, सिर्फ यही टर्म बचती है, राइट। तो हमने यहाँ पर लिया माइनस कॉस वाई, n की सिर्फ वो टर्म जो जिसमें सिर्फ y है, x की कोई टर्म है ही नहीं, राइट। अब आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब फर्स्ट में क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत नहीं है, y तो कांस्टेंट है, तो y को कांस्टेंट मानते हुए आप इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा फर्स्ट टर्म से, ये आएगा 2y तो कांस्टेंट है और उसका हो गया x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और कितना आ गया आपका x स्क्वायर y आ गया, है ना। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस साइन इसमें ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस हमारे पास, और यहाँ पर आ गया कॉस एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू सी। फिर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो हमने यहाँ पहले बता ही दिया है, तो बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमें मिला, ठीक है, जिसको मैंने येलो बॉक्स में रखा है, this is the one parameter of family of solution of the given differential equation. Okay, fine, चलिए, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है, ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी, स्टैंडर्ड मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें पहले आपको एग्जैक्टनेस चेक करनी है और उसके बाद उनको सॉल्व भी करना है। ठीक है, यू कैन ट्राई दीज प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा जो मैंने रेफरेंस में मैं आपको रेफरेंसेस में बुक्स बताऊंगी, उसमें उनको आप बुक्स को रेफर कर लीजिए और वहाँ से उसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर लीजिए। कुछ और देखिए, इसमें मैंने कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी दे दी हैं, राइट, 3 क्वेश्चंस हैं, इनिशियल कंडीशंस गिवन है, उनको यूज करिए और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लीजिए गिवन प्रॉब्लम का, राइट।
Okay, so I think now this topic of exact ordinary differential equations of first order is very much clear to all of you, and these are the references. मैं आपको अपने हर लेक्चर में बताती हूँ. इन दोनों बुक्स को रेफर करते हुए कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी मैं लेती हूँ, लेकिन ये जो दो मेन बुक्स हैं आपके ना अपने लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मैं इनको रेफर करती हूँ, दोनों बुक्स को. Advanced Engineering Mathematics by Krasik and Differential Equations by Shipley L. Ross. Fine. Thank you for listening. Stay home, stay safe, stay happy. Sarvitaicha.